हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड आई वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और एक बर्निंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस। आप सभी जैसा कि जानते हैं, एज ऑफ नाउ देयर इज अ फुल फ्लेज्ड वॉर ब्लोन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो आप सभी बेहतर जानते हैं कि रशिया ने पूरी तरीके से वहां पर यूक्रेन के एयर बेसिस पर भी अटैक किया हुआ है, शेलिंग वगैरह भी कंटिन्यूसली वहां पर हो रही है और वर्ल्ड लीडर्स ने भी इस पर रिएक्शन दिया हुआ है। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और सबसे अहम जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो रिलेशनशिप्स थे वो कहां तक सही थे और कहां पर वो बिगड़ने की हालत पर आए हुए थे, और रशिया का खासकर यूक्रेन को लेकर ऑब्सेशंस कहां से था और किस तरीके से हम फर्दर इस सभी चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस दिशा में हो जाएंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम एक टाइमलाइन ऑफ दिस क्राइसिस फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो दोनों यूएसए और यूएसएसआर, उस टाइम फ्रेम में जो सोवियत यूनियन था, आज जो रशिया हम कहते हैं, वो दोनों एक ही जगह पर थे। वो दोनों अलाइड पावर से और दोनों ने मिलकर ही जर्मनी जैसे कंट्री के खिलाफ उन्होंने वॉर किया हुआ था। लेकिन पोस्ट 1945 दैट इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, आप जैसे कि दोनों जानते हैं कि यूएसए कैपिटलिस्ट बैक्ड था, जहां पर डेमोक्रेसी वगैरह ज्यादातर हमें देखने को मिलती है, और रशिया जो था वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट बैक्ड देश था। तो इन दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज्यादा होने की वजह से इन दोनों के बीच एनिमिटी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। और हम सभी जानते हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक का जो पीरियड है हम उसे कोल्ड वॉर कहते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच भले ही डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन ये दोनों प्रॉक्सी वॉर्स किया करते थे और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है साजिशें किया करते थे और एक दूसरे के ऊपर जो है आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी जताने की कोशिश करते थे। और अल्टीमेटली इस टाइमलाइन की शुरुआत भी 1991 से ही होती है, जहां पर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था, यूएसएसआर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1991 तक ये पूरा जो पिंक कलर शेडेड रीजन था वो सभी एक ही कंट्री था, जो कि यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और 1991 में इसे कोलैप्स किया गया और 14 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स वहां पर बने हुए थे और रशिया सबसे बड़ा रिपब्लिक वहां पर बच चुका हुआ था। तो यह सबसे बड़ी मार थी रशिया पर, यूएसएसआर पर, कि कहीं ना कहीं उनके आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, जो कम्युनिस्ट डोमिनेंस था, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न बैक्ड कैपिटलिज्म के आगे वो झुक रहा था। तो एज ऑफ नाउ यहां पर आप देख सकते हैं, तो यूक्रेन भी वन सच कंट्री था जो यूएसएसआर का एक हिस्सा था, लेकिन एज ऑफ 1991 कोलैप्स के बाद यूक्रेन ने खुद का इंडिपेंडेंस भी प्रोक्लेम किया हुआ था। तो यहां पर आप ग्लोब में भी देख सकते हैं कि रशिया यहां पर है ग्रीन कलर शेडेड और यहां पर ऑरेंज सैफरन कलर शेडेड रीजन जो है वो यूक्रेन का है। तो दोनों के बीच आप देख सकते हैं, और हम आगे के स्लाइड्स में भी मिलिट्री माइट्स के बारे में, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो रशिया और यूक्रेन दोनों के बीच जो है वो हालत इसी टाइम फ्रेम से जो है बिगड़ना उन्होंने शुरू किए हुए थे। और 1990s का जो पूरा टाइम फ्रेम था वो यूक्रेन के लिए बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि यही वो टाइम फ्रेम था जब यूक्रेन आहिस्ता से अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही बैलेंस कर रहा था, यानी कि वो वेस्टर्न बैक्ड नाटो को भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो आगे वॉर्सा बैक्ड जो हमारा रशिया था उसे भी कहीं ना कहीं वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। तो यूक्रेन में जैसे कि आप सभी को पता है कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन था वो यूएस बैक्ड या फिर यूएस बैक्ड जो नेटो था या फिर यूरोपियन यूनियन बैक्ड जो नेटो था, वहां पर ज्यादातर हमें इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स में ज्यादातर रशिया सपोर्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कंसिस्टेंटली सिंस 1990s इशू दोनों के बीच चल रहा था। एंड अगेन 2004 में आहिस्ता आहिस्ता से क्या हुआ, जो ये 14 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने जो इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया हुआ था 1991 में पोस्ट सोवियत यूनियन इंटीग्रेशन, तो आहिस्ता आहिस्ता से एक एक नेशन जो था वो नाटो का हिस्सा बनते जा रहा था, वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर रहा था। आप देख सकते हैं कि 2004 में चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, हंगेरिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड स्लोवाकिया ज्वाइंड यूरोपियन यूनियन। तो कहीं ना कहीं ये रशिया के लिए और अर्स्टवाइल जो सोवियत यूनियन था उसके लिए एक बहुत ही डेथ ब्लो की तरह माना जाएगा, क्योंकि पहले ये सभी कम्युनिस्ट बैक्ड रीजिम में थे, लेकिन अब ये यूरोपियन बैक्ड रीजिम में जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप देख सकते हैं कि रशिया खुद को एलिनेट फील कर रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से आहिस्ता से वेस्टर्न बैक्ड आइडियोलॉजी, वेस्टर्न बैक्ड जो यूरोपियन यूनियन था वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और आहिस्ता से 2007 में बल्गेरिया और रोमानिया भी जो है यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करते हैं। देखिए यहां पर रशिया और यूक्रेन को लेकर जो है थोड़े बहुत हिस्टोरिकल हमें बैकग्राउंड भी देखने पड़ेंगे। रशिया और यूक्रेन कल्चरली बहुत ही एक दूसरे के करीब माने जाते हैं। सिंस एंशिएंट टाइम्स दोनों एक ही रीजन का हिस्सा थे और यूक्रेन का जो कैपिटल काइव है वो एट पॉइंट ऑफ टाइम एंशिएंट
रशियन फेडरेशन का वो कैपिटल भी रह चुका था। और सिंस 1650s के बाद जो है इन दोनों रीजन्स को, दैट इज यूक्रेन एज वेल एज रशिया, इन दोनों को मिलाकर ही वहां पर जो रशियन सार्स होते थे उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत इन दोनों रीजन्स को कंबाइन किया हुआ था और वहां से वो मिलकर आगे बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं रशिया बहुत ही सीरियसली कंसर्न था यूक्रेन के इस रवैये से, और वो नहीं चाहता था कि यूक्रेन भी जो है वो स्पेसिफिकली नाटो या फिर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। और यहाँ पर इकोनॉमिकली थोड़े बहुत रिजर्वेशंस भी थे, क्योंकि यूरोप का 1/3 जो नेसेसिटी है नेचुरल गैस की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया से ही आती है। और जो रशिया के गैस पाइपलाइन है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन से होते हुए ही इस यूरोपियन यूनियन या फिर इस यूरोपियन रीजन को पहुंचते हैं। तो कई स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रीजंस हैं जिसकी वजह से रशिया इज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद यूक्रेन। तो इसी के चलते हुए दोनों कंट्रीज के बीच कहीं ना कहीं तनाव बहुत ही ज्यादा था। कई जगह पर यूक्रेन प्रो नाटो अगर टेंडेंसीज दिखाता था तो चंद जगह पर वो कहीं ना कहीं प्रो रशिया टेंडेंसीज दिखाता था, क्योंकि उसे बैलेंस करना था इन दोनों के बीच। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा स्पार्क आता है 2013 में, जब वहां पर रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, एक रेवोल्यूशन वहां पर किया गया था। प्रॉब्लम वहां पर बहुत ही सिंपल थी कि यूक्रेन में जो पार्लियामेंट में था वहां पर चंद बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जो यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो प्रो थे, या फिर प्रो नेटो या फिर प्रो यूरोपियन यूनियन थे। लेकिन वहां के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो ज्यादातर प्रो रशियन माने जाते थे। तो वहां पर जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, उन्होंने इस बिल को पास करने से रिजेक्ट कर दिया हुआ था। तो उन्हीं के खिलाफ वहां पर फुल फ्लेज्ड रेवोल्यूशन, दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी हुआ था। और 2013 में उस प्रो रशियन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे उन्हें डीथ्रोन किया गया, उनके सरकार को गिराया गया। और इसी बहाने फुल फ्लेज्ड पुतिन को, रशिया को एक बहाना मिल गया। और यही वो सबसे बेहतरीन टाइम था जब पुतिन ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया हुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था क्रीमिया पेनिनसुला, एज ऑफ नाउ ये रशिया का हिस्सा है। तो इसी रीजंस को देते हुए रशिया ने फुल फ्लेज्ड एनेक्सेशन किया हुआ था और एज ऑफ नाउ क्रीमिया जो है वो रशिया के कंट्रोल में है। और 2015 में कई ग्लोबल लीडर्स ने, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद एक पीस डील भी साइन की गई थी सीज फायर के लिए। लेकिन उसके बाद भी 2016-17 में भी कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं सीज फायर वायलेशन इन दोनों कंट्रीज के बीच होते ही रहा है। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि लेटर 2021 के टाइम फ्रेम में, नवंबर दिसंबर में, रशिया ने आहिस्ता से जो है अपने ट्रूप्स पोटेंशियल इन्वेशन के तहत मूव करने शुरू किए हुए थे। इवन हमने भी रेगुलरली उसे फॉलो किया हुआ था। कई इंपॉर्टेंट लीडर्स, जो बाइडन हो या फिर जर्मनी के चांसलर वगैरह, इन सभी ने कहा हुआ था कि हम रशिया के खिलाफ सैंक्शंस भी लगाएंगे। लेकिन रशिया, पुतिन ने किसी की भी नहीं सुनी। वो आहिस्ता से अपने पोटेंशियल ट्रूप्स को, अपने मिलिट्री डिवाइसेस को वहां पर मूव कर रहा था, एक्सरसाइजेस वहां पर कर रहा था। और खासकर फरवरी 2022, अभी इसी के महीने सबसे बड़ा जो स्पार्क आया हुआ था जब रशिया के प्रेसिडेंट और रशिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ था टेरिटोरियल क्लेम ऑफ इट्स 2 प्रॉक्सी स्टेट्स इन ईस्ट यूक्रेन। तो यहां पर आप देख सकते हैं ईस्टर्न यूक्रेन रीजन में लुशांक और डोनेत्स्क दोनों ये रीजन वहां पर है ईस्टर्न यूक्रेन के साइड। तो ये दरअसल प्रो रशियन रीजन्स माने जाते हैं। तो इन दोनों टेरिटरीज को इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया हुआ था। इन दोनों टेरिटरीज को जो है कहीं ना कहीं इन दोनों के टेरिटोरियल क्लेम्स को जो है रशिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ। तो इससे फुल फ्लेज्ड अभी स्पार्क लग जाता है। यूएस, जर्मनी ने सैंक्शंस ऑलरेडी लगाए हुए हैं और रशिया ने, यहां पर आप देख सकते हैं रशियन कंट्रोल टेरिटरी भी यहां पर है और रशिया फुल फ्लेज्ड अपने ट्रूप्स यहां पर एक्टिवली भेज रहा है। और यहाँ पर आप एक एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं कि किस तरीके से रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को लेकर बहुत ही भावुक भी था और किस तरीके से वो इसे एनसर्कल करने की भी कोशिश करते हैं। इवन बेलारूस का भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलारूस। तो बेलारूस तो बहुत ही पूरी तरीके से एक प्रो रशियन कंट्री ही माना जाता है। एक महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स और जो बाइडन दोनों ने ही स्पेसिफिकली नोटिस भी दिया हुआ था बेलारूस को कि अगर तुम रशिया को सपोर्ट करोगे इस प्लान में तो कहीं ना कहीं हम तुम्हारे बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन उन सभी को छोड़ छाड़ कर पीछे बेलारूस ने रशिया की मदद की हुई है। तो अभी रशिया फुल फ्लेज, यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एनसर्कल करने की कोशिश रशिया ने यूक्रेन को की हुई है। और थोड़े बहुत सैटेलाइट इमेजरी भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं। खासकर सेपरेटिस्ट कंट्रोल रीजन से भी यहां से भी अंदर घुसने की रशिया कोशिश कर रहा है और किस तरीके से बॉम्ब शेलिंग वगैरह वहां पर भी हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं आहिस्ता से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। एम्प्टी रीजन्स जो खाली हुआ करते थे एक टाइम फ्रेम में, वो अभी फुल फ्लेज्ड ड्रिल्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस वहां पर किए जा रहे हैं।
तो मिलिट्री स्ट्रेंथ की थोड़ी बहुत बात करते हैं। ऑफ कोर्स हमने अभी एरिया वगैरह के बारे में भी देखा, यूक्रेन बहुत ही छोटा है व्हेन कंपेयर्ड विद द लार्जर रशिया, एंड इवन इन द मिलिट्री स्ट्रेंथ की भी जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन इज नोवेयर अ मैच टू रशिया। तो रशिया में आप देख सकते हैं लगभग 2,80,000 के आसपास आर्मी पर्सनल हमें देखने को मिलते हैं, और यूक्रेन में कहीं ना कहीं 1,45,000 के आसपास। और बैटल टैंक्स भी आप यहां पर देख सकते हैं, लगभग 2,900 के आसपास बैटल टैंक्स रशिया के पास हैं, तो 800 850 के आसपास बैटल टैंक्स यूक्रेन के पास है। ऑफ कोर्स यूक्रेन को कहीं ना कहीं नाटो वालों ने सपोर्ट करने की बात जरूर की है, लेकिन एज ऑफ नाउ इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करें तो नो डाउट फाइटिंग व्हीकल्स मे बी मिलिट्री स्ट्रेंथ रशिया का ज्यादा है, विच इज समवेयर अराउंड 5,220, और यूक्रेन में आप देख सकते हैं 1,184 फाइटिंग व्हीकल्स उनके पास अवेलेबल है। और आर्टिलरी पीसेस भी रशिया के पास ज्यादा है, 4,648, और यूक्रेन के पास महज 1,818। और एयर डिफेंस सरफेस टू एयर बैटरीज जो उनके पास अवेलेबल है वो 1,500 से भी ज्यादा है, और रशिया और यूक्रेन के पास महज 75 के आसपास। और बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया तो पहले से ही वर्ल्ड लीडर इसमें माना जाता है, तो 150 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर माने जाते हैं, और यूक्रेन में 90 बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन इज नोवेयर अ मैच टू द रशियास माइट। तो वहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी एक स्पीच दी हुई थी, अपने लोगों को उन्होंने संबोधित किया हुआ था, और वो उन्होंने ये कहा कि हम एक पीस लविंग कंट्री है और हम चाहते हैं कि हर हाल में हमारे सिविलियंस का प्रोटेक्शन हो और पीस जो है वो जल्द से जल्द प्रिवेल हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंस द वेरी स्पार्क ऑफ द कन्फ्लिक्ट 2013-14, जब से ये यूक्रेनियन क्राइसिस जो है हमें ज्यादातर कन्फ्लिक्ट में देखने को मिला है, क्रिमियन पेनिनसुला जब से एनेक्स किया गया था, 13,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई है। आप यहां पर आंकड़े देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1.5 मिलियन पीपल जो है कहीं ना कहीं वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। और कहीं ना कहीं 280 माइल्स के आसपास लेंथ जो फ्रंट लाइन था वहां पर हमें डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, और ये लेटेस्ट आंकड़े हैं एज पर फरवरी 23, 2022। तो वर्ल्ड का रिस्पांस क्या रहा है इस पर? ऑफ कोर्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इवन टिल रीसेंट टाइम्स जब रशिया ने ये कहा कि हम बस मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो नाटो भी वहां पर खामोश था। ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशंस थोड़ा बहुत बात कर रहा था, जो बाइडेन थोड़े बहुत वोकल थे, लेकिन जैसा ही वहां पर एयर शेलिंग की गई, जैसा ही अटैक्स वहां पर किए गए, इमीडिएट वर्ल्ड का रिस्पांस हमें देखने को मिला। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्वीट किया हुआ था, रशिया अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. This attack will no doubt bring, and the United States and its allies and partners will respond in a united and a decisive way. तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली वहां पर डिप्लोमेटिक वेज में कहीं ना कहीं नाटो अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा होगा, वो एक दूसरे के बीच बात कर रहे होंगे, एंड द वर्ल्ड विल होल्ड रशिया अकाउंटेबल फॉर दिस। तो इन्होंने ट्वीट किया हुआ है। और जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि नाटो के जनरल सेक्रेटरी है, हाल ही तक भी वो भी ये कह रहे थे कि हमें किसी भी तरीके का इस तरीके का भावना हमें नहीं मिल रही है कि रशिया इस तरीके का काम करेगा, लेकिन अभी जिस तरीके से रेकलेस एक अटैक जो कह रहे हैं तो उन्होंने भी स्ट्रांगली इसे कमेंट किया हुआ है, एंड व्हिच पुट्स रिस्क काउंटलेस सिविलियन लाइव्स. दिस इज अ ग्रेव ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सीरियस थ्रेट टू यूरो अटलांटिक ट्रीटी. नाटो अलायंस विल मीट टू एड्रेस रशियास रिन्यूव्ड अग्रेशन. तो उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं नाटो फिर से एक्टिव होगा और नाटो के अलायंस हम जल्द से जल्द मिलेंगे, और इस पर किस तरीके की हमारी प्रक्रिया होगी वो भी जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे. और बोरिस जॉनसन ने भी यहां पर ट्वीट किया हुआ था, आई एम अपाइल्ड बाय द हॉरिफिक इवेंट्स इन द यूक्रेन एंड हैव स्पोकन टू द प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन हैज चोजन अ पाथ ऑफ ब्लडशेड एंड डिस्ट्रक्शन बाय लॉन्चिंग दिस अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन यूक्रेन. तो यूएस और उनके अलायंस जो कि नाटो ही है वो बहुत ही डिसाइसिवली अब इसे रिस्पॉन्ड करेंगे. तो ये था चंद वर्ल्ड लीडर्स का रिस्पॉन्स. और यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी ही हैज प्लेड बाइडेन्स वार्निंग एज लीडर्स रिएक्ट टू रशियास यूक्रेन. तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसे खत्म कर दें, लेट देयर बी पीस, उन्होंने यही कहा हुआ है. तो इंडिया का क्या रिस्पांस था? इंडिया ने अभी किसी भी तरीके का रिस्पांस एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाल ही में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इंपॉर्टेंट वोट के लिए जब एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि रशिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, तो वहां पर इंडिया ने अब्सटेन किया हुआ था, यानी कि इंडिया ने ना ही रशिया के खिलाफ या फिर रशिया के लिए वहां पर वोट किया हुआ था. तो कहीं ना कहीं रशिया ने इस इंडिया के इस रवैये को एक्सेप्ट किया हुआ है और कहा कि दे आर वेलकमिंग इट, और
वो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच टाइज जो है वो बहुत ही लंबे अरसे से बहुत ही फ्रूटफुल रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ इंडिया जो है वो बहुत ही टाइट वॉक रोप कर रहा है। एक जगह पर उसे अहिंसा के जो गुण हम सिखाते हैं पूरी दुनिया को, नॉन वायलेंस के लिए जो हम जाने जाते हैं, हम खामोश भी नहीं रह सकते। और ऑन द सेकेंड हैंड रशिया जो कि हमारा क्लोज अलाई था सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब उसके खिलाफ किस तरीके से आवाज हम उठाएंगे। तो कई वेस्टर्न कंट्रीज ने भी कहा हुआ है कि इंडिया को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए और प्रो ह्यूमैनिटेरियन और कहीं ना कहीं पीस के लिए जो है आवाज उठानी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इंडिया सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम इट हैज ऑलवेज बीन स्टैंडिंग देयर फॉर पीस। और कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने भी ये आशंका जताई हुई थी कि जल्द से जल्द ये क्राइसिस सॉल्व हो जाएंगे और हमें पीस देखने को मिलेगा। करंट सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं, आप न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल से कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से वहां पर ब्लडशेड हो रहा है और यूक्रेन से एटलीस्ट 7 किल्ड एंड 9 वुंडेड इन रशियन शेलिंग। ये अभी 24 फरवरी के जो करंट नंबर्स आंकड़े हम देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग इंपॉर्टेंट जो सिटीज रशिया ने जो शेलिंग की वजह से अटैक के अंडर लाए हुए थे, जिसने रशिया ने जिन पर टारगेट किया हुआ था, कीव जो कि कैपिटल है यूक्रेन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी प्रोमिनेंट सिटीज पर रशिया ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया हुआ है। तो अब यहाँ पर शेलिंग वगैरह भी देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से वहां पर हालत है। और फाइनली यहां पर चंद पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं शेलिंग की वजह से जो ड्रॉप किए गए थे वहां पर, ठीक है। तो रेगुलरली हमें और भी अपडेट्स मिल रहे हैं, हम भी इसे ट्रैक करते रहेंगे नो डाउट। और भी किसी तरीके के इंपॉर्टेंट सी अपडेट्स अगर कोई पीस ट्रीटी यहां पर आती है, ऑफ कोर्स हाल ही में पुतिन ने यह भी कहा हुआ था कि 3 कहीं ना कहीं कंडीशंस रखेंगे कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। इस तरीके के चंद प्रोमिनेंट जो रीजंस थे या फिर जो प्रोमिनेंट रिकमेंडेशंस जो रखे गए थे, लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि नाटो पूरी तरीके से यूक्रेन को बैक करने की कोशिश कर रहा है। सो लेट अस वेट एंड वॉच के किस तरीके से हालत यहां पर और आगे जाते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन, नॉट जस्ट एज एन इंडियन, एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन ऑल्सो, हम सभी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द रशिया और यूक्रेन के बीच जो कोई भी क्राइसिस हो, कंफ्लिक्ट हो, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि पीस कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू वायलेंस, इट कैन ओनली बी अटेन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग। तो हम यही विश करेंगे, यही प्रे करेंगे ऑन अ पॉजिटिव नोट कि जल्द से जल्द इन दोनों के कंट्रीज के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और वहां पर पीस बना रहे। तो this was what you had to know about the Russia-Ukraine conflict. Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.